वेलकम डियर एक्सप्लोरर्स। कहानी की शुरुआत लॉस एंजलिस के एक रेस्टोरेंट से होती है, जहां रात के करीब 10 बजे का समय है। माहौल शांत है, लोग अपने खाने का आनंद ले रहे हैं, लेकिन एक अजीब बात साफ दिखती है। लगभग हर कोई अपने फ़ोन में खोया हुआ है। किसी को अपने आसपास क्या हो रहा है, इसकी ज़रा भी परवाह नहीं, जैसे असली दुनिया से उनका कनेक्शन टूट चुका हो। तभी अचानक रेस्टोरेंट का दरवाज़ा खुलता है और एक रहस्यमयी आदमी अंदर आता है। उसका लुक थोड़ा अजीब और असामान्य है, लेकिन फिर भी कोई उस पर ध्यान नहीं देता। वह खुद को इंट्रोड्यूस करता है और दावा करता है कि वह भविष्य से आया है। उसका नाम है ओमिड्यू। लेकिन लोग उसकी बातों को सीरियस लेने के बजाय उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। जब उसे महसूस होता है कि कोई उसकी बात नहीं सुन रहा, तो वह अचानक एक टेबल पर कूद जाता है। बर्तन गिरते हैं, शोर मचता है और अब सबका ध्यान उसकी तरफ जाता है। कुछ लोग स्टाफ से उसे बाहर निकालने को कहते हैं, जबकि बाकी लोग फिर से अपने फ़ोन में व्यस्त हो जाते हैं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब ओमिड्यू गुस्से में आकर एक एक टेबल पर चलने लगता है। कुछ लोग उसे रोकने और लड़ने की कोशिश करते हैं, जबकि कुछ डरकर बाहर निकलना चाहते हैं। लेकिन तभी वह अपनी बॉडी पर बंधे हुए बम दिखाता है। ये देखकर पूरा माहौल डर और सन्नाटे में बदल जाता है। सभी लोग अपनी जगह पर बैठ जाते हैं, अब कोई भी उसे हल्के में नहीं ले रहा। इसके बाद ओमिड्यू शांत आवाज में कहता है कि उसका मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है, बल्कि दुनिया को बचाना है। वह बताता है कि वह एक ऐसे भविष्य से आया है जहां दुनिया बर्बादी के कगार पर है। इंसान पूरी तरह AI पर निर्भर हो चुके हैं और वही AI अब इंसानों को कंट्रोल कर रहा है। वह आगे एक चौंकाने वाली बात बताता है, ये सब कुछ वह पहले भी कई बार कर चुका है। वह इसी घटना को 100 से भी ज्यादा बार जी चुका है, लेकिन हर बार कुछ न कुछ गलत हो जाता है और दुनिया बच नहीं पाती। इस बार वह गलती नहीं दोहराना चाहता, इसलिए वह वहां मौजूद लोगों से कहता है कि वे उसकी मदद करें और एक टीम बनाएं जो उसके साथ मिलकर आने वाले खतरे को रोक सके। पहले तो कोई आगे नहीं आता, लेकिन तभी स्यूसेन नाम की एक लड़की हिम्मत दिखाती है और उसे ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद जब बाकी लोग पीछे हटते हैं, तो ओमिड्यू कुछ लोगों स्कॉट, बॉब, मैरी, मार्क और जैनेट को मजबूरी में अपनी टीम का हिस्सा बना लेता है। तभी अचानक इंग्रिड नाम की एक लड़की भी टीम में शामिल होने के लिए आगे आती है, लेकिन उसे देखते ही ओमिड्यू तुरंत मना कर देता है। उसके चेहरे के भाव साफ बता रहे होते हैं कि वह इंग्रिड के बारे में कुछ ऐसा जानता है जो उसे उस पर भरोसा करने से रोक रहा है। उसी वक्त अचानक एक बोतल टेबल से नीचे गिरती है और लुढ़कते हुए इंग्रिड की तरफ इशारा करती है, जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे चुन रही हो। इसे ओमिड्यू एक डेस्टिनी का संकेत मानता है। कुछ पल सोचने के बाद बिना कुछ कहे वह इंग्रिड को भी अपनी टीम में शामिल कर लेता है। अब सभी लोग मिलकर वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी पता चलता है कि रेस्टोरेंट को पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है। दरअसल एक सर्विस लेडी ने पहले ही कॉल करके सारी जानकारी पुलिस को दे दी थी। घबराए हुए लोग ओमिड्यू से कहते हैं कि वे पीछे के रास्ते से भाग जाएं, लेकिन वह उन्हें रोकते हुए समझाता है, अगर वे सामने से जाएंगे तो पुलिस गोली मार देगी और अगर पीछे से निकलने की कोशिश की तो पुलिस के डॉग्स उन पर हमला कर देंगे। यानी हर रास्ता खतरे से भरा है। अब उन्हें बचने के लिए कोई अलग प्लान बनाना ही होगा। लेकिन तभी बॉब उसकी बात अनसुनी कर देता है और अचानक बाहर भाग जाता है। अगले ही पल पुलिस उसे गोली मार देती है। ये देखकर बाकी सभी के होश उड़ जाते हैं। अब उन्हें समझ आ जाता है कि स्थिति कितनी खतरनाक है। यहीं से कहानी थोड़ा पीछे जाती है और फोकस शिफ्ट होता है मार्क और जैनेट पर, जो कुछ समय पहले एक हाई स्कूल में काम करते थे। जब मार्क पहली बार क्लास लेने जाता है तो वह काफ़ी नर्वस होता है, लेकिन जैसे ही वह क्लासरूम में कदम रखता है, वह एक अजीब नज़ारा देखता है। सभी छात्र अपने अपने फ़ोन में डूबे हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे उन्हें सिर्फ स्क्रीन स्क्रॉल करने के लिए ही बैठाया गया हो। मार्क भी जिज्ञासा में एक लड़की के फ़ोन को देखने लगता है और धीरे धीरे वह खुद भी उस स्क्रीन में खो जाता है। तभी गलती से वह उस फ़ोन को छू लेता है और अचानक उस फ़ोन की स्क्रीन पर एक रहस्यमयी पिरामिड का सिंबल उभर आता है। चौंकाने वाली बात यह थी कि सिर्फ उसी फ़ोन में नहीं, बल्कि क्लास के हर छात्र के फ़ोन में वही सिंबल दिखाई देने लगता है। अब सभी छात्र एक साथ मार्क की तरफ घूरने लगते हैं। उनकी आंखों में अजीब सा गुस्सा और कंट्रोल झलक रहा होता है, जैसे वे किसी के इशारे पर उसे नुकसान पहुंचाने वाले हों। तभी मार्क को एहसास होता है कि ये बच्चे अपने होश में नहीं हैं। कोई और ताकत, शायद AI, उनके दिमाग को कंट्रोल कर रही है। वह तुरंत वहां से भागकर जैनेट के पास पहुंचता है और उसे सब कुछ बताने लगता है। लेकिन तभी हालात और बिगड़ जाते हैं। वो सभी स्टूडेंट्स दरवाजा तोड़कर अंदर घुसने लगते हैं। जान बचाने के लिए मार्क और जैनेट एक खास डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। यह एक तरह की इलेक्ट्रॉनिक गन होती है। जैसे ही वे इसे एक्टिवेट करते हैं, एक झटका सा फैलता है और सभी बच्चों के हाथ से उनके फ़ोन गिर जाते हैं। और जैसे ही फ़ोन गिरते हैं, सब कुछ बदल जाता है। बच्चे अचानक नॉर्मल हो जाते हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था, क्योंकि जो भी ताकत उन्हें कंट्रोल कर रही थी, उसका कनेक्शन अब टूट चुका था।
इस घटना के बाद मार्क और जैनेट को एक खौफनाक सच्चाई समझ आ जाती है, अगर आई गलत हाथों में चला जाए तो वह इंसानों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। वहीं प्रेजेंट में हालात देखकर सभी लोग बुरी तरह घबरा जाते हैं। तभी स्यूसेन उन्हें एक छिपा हुआ रास्ता बताती है, एक टनल जिससे वे बाहर निकल सकते हैं। यहीं से कहानी स्यूसेन के अतीत की ओर मुड़ती है। कुछ समय पहले स्यूसेन अपने बेटे डेरिन को स्कूल से लेने गई थी। वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि स्कूल में शूटिंग हुई है और कई बच्चे घायल हो गए हैं। ये सुनकर वह पूरी तरह टूट जाती है और तुरंत हॉस्पिटल पहुंचती है। लेकिन हॉस्पिटल में जो नज़ारा वह देखती है वह और भी चौंकाने वाला होता है। बाकी बच्चों की माएं बेहद शांत बैठी होती हैं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वे अपने घायल बच्चों की चिंता करने के बजाय आपस में ट्रैफिक जैसी मामूली बातों पर चर्चा कर रही होती हैं। ये सब स्यूसेन को बहुत अजीब लगता है। तभी उनमें से एक महिला चुपचाप स्यूसेन को एक कार्ड थमाती है और बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। कुछ ही समय बाद स्यूसेन के बेटे डेरिन की मौत हो जाती है। ये हादसा उसे अंदर से तोड़ देता है। वह अपने बेटे को खोने का दुख सहन नहीं कर पाती और घंटों तक उस कार्ड को हाथ में लेकर बैठी रहती है। आखिरकार एक उम्मीद के सहारे वह उस पते पर जाने का फैसला करती है। वह जगह असल में एक रहस्यमयी कंपनी होती है। वहां एक आदमी उसे बताता है कि उनकी कंपनी क्लोनिंग टेक्नोलॉजी की मदद से मरे हुए लोगों को वापस ला सकती है, लेकिन कुछ शर्तों और सीमाओं के साथ। अपने बेटे को फिर से पाने की उम्मीद में स्यूसेन मानो खुशी से भर उठती है। वह आदमी समझाता है कि जो क्लोन तैयार किया जाएगा वह दिखने और व्यवहार में बिल्कुल डेरिन जैसा होगा, लेकिन उसकी भावनाएं असली नहीं होंगी। साथ ही वह दिन में कई बार उनकी कंपनी का प्रचार भी करेगा। हालांकि यह सब सुनकर भी स्यूसेन पीछे नहीं हटती। वह हर शर्त मान लेती है। चूंकि यह प्रोजेक्ट एक सरकारी गलती स्कूल शूटिंग के कारण शुरू हुआ था, इसलिए इसकी अधिकतर फंडिंग भी सरकार ही कर रही होती है। इसके बाद स्यूसेन से कई सवाल पूछे जाते हैं। वह अपने बेटे में कौन कौन से फीचर्स चाहती है, उसका व्यवहार कैसा हो, उसकी आदतें कैसी हों। ये सब कुछ ऐसा लगता है जैसे वे किसी इंसान नहीं बल्कि एक प्रोग्राम मशीन को डिजाइन कर रहे हों। कुछ दिनों बाद स्यूसेन को उसका बेटा वापस मिल जाता है, डेरिन का बिल्कुल वैसा ही दिखने वाला एक क्लोन। उसे देखकर स्यूसेन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। लेकिन जैसे ही वह उसे घर लाती है, सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगती है। डेरिन का क्लोन हमेशा फोन में व्यस्त रहता है और मौका मिलते ही हर किसी को उसी कंपनी का विज्ञापन करने लगता है। जब स्यूसेन उसे बाहर जाकर खेलने के लिए कहती है तो वह अकेले ही खेलने चला जाता है, बिना किसी भाव, बिना किसी जुड़ाव के। ये सब देखकर स्यूसेन को एहसास होने लगता है कि यह उसका असली बेटा नहीं है, कुछ तो बहुत गलत है। इसी बेचैनी के चलते वह उसे एक खास कम्युनिटी में ले जाती है, जहां उसके जैसे और भी क्लोन बच्चे मौजूद होते हैं, और यहीं से कहानी एक और रहस्यमयी मोड़ लेती है। अब उस कम्युनिटी में स्यूसेन कुछ पेरेंट्स से मिलती है, जो बड़ी सहजता से बताते हैं कि उनकी बेटी कई साल पहले मर चुकी थी। लेकिन अब उन्हें इसका कोई दुख नहीं होता, क्योंकि उन्हें यकीन है कि क्लोनिंग कंपनी जब चाहे उनकी बेटी को फिर से वापस ला सकती है। इतना ही नहीं, वे लोग अपनी बेटी के नए नए वर्जन देखकर खुश होते हैं, जैसे वह कोई इंसान नहीं बल्कि एक कैरेक्टर हो जिसे बार बार बदला जा सकता है। ये बात स्यूसेन को अंदर तक हिला देती है। उसे महसूस होता है कि इस दुनिया में अब किसी इंसान की असली पहचान और उसके वजूद की कोई कीमत ही नहीं बची। यही सोच उसे उस ग्रुप से जोड़ती है और कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में लौट आती है। अब सभी लोग टनल के जरिए बाहर निकल आते हैं। बाहर आते ही ओमिड्यू उन्हें एक बेहद खतरनाक सच बताता है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक 9 साल का बच्चा ऐसा आई बना रहा है जो आगे चलकर पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में ले लेगा, और यही आई इंसानियत के अंत की वजह बनेगा। लेकिन एक उम्मीद अभी भी बाकी है। ओमिड्यू के पास एक खास यूएसबी डिवाइस है जिससे उस आई को कंट्रोल या बंद किया जा सकता है। उसका प्लान साफ है, उसे किसी भी तरह उस सिस्टम तक पहुंचकर यह यूएसबी लगाना होगा। समय बहुत कम है, सिर्फ 60 मिनट। वह उन्हें रास्ते में आने वाले खतरों के बारे में भी पहले से चेतावनी देता है, क्योंकि वह खुद इस पूरे घटनाक्रम को कई बार जी चुका है। हर बार कुछ न कुछ गलत हुआ, लेकिन इस बार वह हर गलती से सीख चुका है। तभी अचानक उन पर नकाबपोश लोगों का हमला हो जाता है। ये लोग असल में उसी आई के कंट्रोल में होते हैं जो किसी भी ऐसे इंसान को खत्म करना चाहता है जो उसके बस में न हो। अपनी जान बचाने के लिए सब लोग भागते हैं और पास की एक बिल्डिंग में छुप जाते हैं। ओमिड्यू सभी को वहीं रुकने के लिए कहता है और खुद सही रास्ता देखने के लिए आगे बढ़ जाता है। तभी स्कॉट को लगता है कि यह भागने का सही मौका है। वह बाकी लोगों को वहां से निकल जाने के लिए उकसाता है, लेकिन तभी ओमिड्यू वापस लौट आता है और शांत स्वर में कहता है, अगर तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ वो सच है। अपनी बात साबित करने के लिए वह स्कॉट के बारे में एक चौंकाने वाली बात बताता है कि उसकी जेब में ठीक 47 सेंट्स हैं। जब स्कॉट अपनी जेब चेक करता है तो सच में उतने ही पैसे निकलते हैं। अब सबको यकीन होने लगता है कि ओमिड्यू सच बोल रहा है। आखिरकार सभी उसके साथ रहने का फैसला करते हैं।
इसके बाद वे सभी बिल्डिंग की छत पर पहुंचते हैं, लेकिन वहां एक गलती हो जाती है। वे एक बूढ़े आदमी को जगा देते हैं जिसे ओमिड्यू ने सख्त मना किया था। जैसे ही वह जागता है, वह स्कॉट पर हमला कर देता है और उसे मार देता है। हालात और बिगड़ जाते हैं जब अचानक ऊपर से एक शूटर हमला कर देता है। ओमिड्यू सबको शांत रहने के लिए कहता है, लेकिन घबराहट में मैरी खुद को संभाल नहीं पाती और गोली का शिकार हो जाती है। अब बचने का एक ही रास्ता बचता है। ओमिड्यू सभी को नीचे कचरे के ढेर पर कूदने के लिए कहता है और सब मजबूरी में ऐसा ही करते हैं। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। अचानक ऊपर से दीवार गिरने लगती है। इस अफरा तफरी में इंग्रिड डर के मारे वहीं जम जाती है, जैसे उसका शरीर काम करना बंद कर देता है। तभी ओमिड्यू अपनी जान जोखिम में डालकर वापस आता है और आखिरी पल में उसे बचा लेता है। अब यहाँ से इंग्रिड अपने अतीत को याद करने लगती है। बचपन में उसे एक बेहद दुर्लभ बीमारी थी। वह वाईफाई और इंटरनेट सिग्नल से एलर्जिक थी, यानी जहाँ भी नेटवर्क होता उसकी तबीयत बिगड़ जाती। जैसे जैसे दुनिया डिजिटल होती गई, उसकी जिंदगी और मुश्किल बनती चली गई। इसी वजह से उसने एक अलग रास्ता चुना। वह बच्चों की बर्थडे पार्टियों में प्रिंसेस बनकर एंटरटेन करने का काम करने लगी। यह एक ऐसी जगह थी जहां लोग थोड़ी देर के लिए फ़ोन से दूर रहते थे और इंग्रिड के लिए वही सबसे सुरक्षित दुनिया थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात टिम नाम के एक लड़के से होती है जो खुद भी टेक्नोलॉजी से दूर रहता था। दोनों के बीच जल्दी ही एक गहरा रिश्ता बन जाता है और वे साथ में एक सादा खुशहाल जिंदगी जीने लगते हैं। लेकिन एक दिन सब बदल जाता है। टिम को एक पार्सल मिलता है जिसमें एक वीडियो गेम होता है। वह सिर्फ एक बार खेलने की बात कहता है। इंग्रिड इसे ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेती और अपने काम पर चली जाती है। लेकिन जब वह लौटती है तो देखती है कि टिम अब भी उसी गेम में डूबा हुआ है। धीरे धीरे ये सिर्फ एक गेम नहीं रहता, बल्कि उसकी आदत बन जाता है। एक रात आधी नींद में टिम उठकर इंग्रिड से कहता है, वर्चुअल दुनिया असली दुनिया से कहीं बेहतर है। अब टिम का ज़्यादातर समय उसी गेम में बीतने लगता है। वह पूरी तरह उस वर्चुअल दुनिया का आदी हो जाता है। फिर एक दिन वह इंग्रिड को बताता है कि उसे एक कंपनी में जॉब मिल गई है जहां वह हमेशा के लिए वर्चुअल वर्ल्ड का हिस्सा बन जाएगा। ये सुनकर इंग्रिड टूट जाती है। वह उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन टिम अब उसकी बात सुनने की स्थिति में नहीं होता। आखिरकार वह उसे छोड़कर चला जाता है और इस तरह एआई और वर्चुअल दुनिया की वजह से इंग्रिड की पूरी जिंदगी बिखर जाती है। असल में इस टीम के ज़्यादातर लोग ऐसे ही थे जिनकी जिंदगी किसी न किसी तरह ने बर्बाद कर दी थी। कहानी एक बार फिर प्रेजेंट में लौटती है। इंग्रिड और बाकी सभी लोग एक घर के पास पहुंचते हैं जो उस बच्चे के घर से कुछ ही दूरी पर होता है, वही बच्चा जो उस खतरनाक आई को बना रहा है। यहाँ पहुंचकर ओमिड्यू एक चौंकाने वाली बात बताता है। ये पहली बार है जब उसकी टीम यहाँ तक पहुंच पाई है। इससे पहले जितनी भी बार उसने कोशिश की, वे सभी रास्ते में ही मारे गए। यानी अब जो आगे होगा वह खुद ओमिड्यू के लिए भी अनजान है। इस खतरे को समझते हुए वह सभी को घर के हर कोने को सील करने का आदेश देता है ताकि कोई भी अंदर ना आ सके। साथ ही वह सभी को खुद को कवर करने और लड़ाई के लिए तैयार रहने को कहता है। अब सभी लोग आखिरी मुकाबले के लिए तैयार बैठ जाते हैं। इसी दौरान वे ओमिड्यू से पूछते हैं कि आखिर वह खुदाई के कंट्रोल से कैसे बचा रहा। तब वह अपनी कहानी बताता है। उसकी माँ ने उसे बचपन से ही आई और टेक्नोलॉजी से दूर रखा। वह उसे शहर से दूर एक बंकर में लेकर पली बढ़ी ताकि वह कभी भी आई का गुलाम न बने। लेकिन एक दिन जिज्ञासा में आकर ओमिड्यू ने एक डिवाइस इस्तेमाल कर लिया और बस उसी एक गलती ने सब कुछ बदल दिया। उस डिवाइस के एक्टिव होते ही आई को उसकी लोकेशन मिल गई। कुछ ही पलों में उस बंकर पर हमला हुआ और उस हमले में उसकी मां की मौत हो गई। उस हादसे के बाद ओमिड्यू किसी तरह वहां से बच निकलता है और तभी से उसका सिर्फ एक ही मकसद है, दुनिया को आई के खतरे से बचाना। वे सभी इस बारे में बात ही कर रहे होते हैं कि अचानक हालात फिर से बिगड़ जाते हैं। चारों तरफ से कई टीनेजर्स हाथों में फ़ोन लिए उस घर को घेर लेते हैं। उनके चेहरे और हरकतें साफ बता रही होती हैं कि वे किसी और के कंट्रोल में हैं। स्थिति को समझते हुए मार्क एक बड़ा फैसला लेता है। वह कहता है कि वह पीछे रुककर इन सब का ध्यान भटकाएगा ताकि बाकी लोग आगे बढ़ सकें। जैसे ही वह ये कहता है, जैनेट भी उसके साथ रुकने का फैसला करती है क्योंकि वह उससे प्यार करती है और उसे अकेला छोड़ना नहीं चाहती। दोनों मिलकर उन कंट्रोल टीनेजर्स पर अपनी इलेक्ट्रॉनिक गन से हमला करना शुरू कर देते हैं। तभी अचानक कुछ अजीब होता है। वहां बड़ी बड़ी बिल्लियां आ जाती हैं जिनके गले में छोटी छोटी बिल्लियों की माला जैसी चीजें लटक रही होती हैं। ये नज़ारा इतना अजीब और आकर्षक होता है कि टीनेजर्स अपना हमला रोककर उनकी तस्वीरें लेने लगते हैं। लेकिन अगले ही पल वे बिल्लियां उन पर टूट पड़ती हैं और पूरा माहौल अफरा तफरी में बदल जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर बाकी लोग वहां से भाग निकलते हैं। वे तेजी से उस बच्चे के घर में घुस जाते हैं जहां उन्हें उसके माता पिता मिलते हैं। इतने अजीब हालात में अनजान लोगों को देखकर वे चौंक जाते हैं।
स्थिति संभालने के लिए ओमिड्यू झूठ बोलता है कि वे सभी स्कूल टीचर्स हैं, लेकिन ये सुनकर वे लोग और भी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि उनका तो कोई बच्चा ही नहीं है। वे सभी को तुरंत वहां से निकल जाने के लिए कहते हैं, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। बहस बढ़ जाती है और झगड़े में बदल जाती है। इस दौरान उस घर का आदमी ओमिड्यू की टीम के एक सदस्य को मार देता है। ये देखकर ओमिड्यू का गुस्सा फूट पड़ता है और वह उसे गोली मार देता है। अब हालात पूरी तरह बेकाबू हो चुके होते हैं। सभी लोग उस बच्चे को पूरे घर में ढूंढने लगते हैं, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं देता। तभी उनकी नज़र एक अजीब सी चीज पर पड़ती है। एक रोबोट दीवार के आर पार जाता हुआ दिखता है। तभी उन्हें समझ आता है कि वह दीवार असली नहीं बल्कि एक तरह की वर्चुअल या टेम्परेरी बाधा है। वे तुरंत उसे तोड़ देते हैं और उसके पीछे एक सीक्रेट रूम का खुलासा होता है। अंदर का नज़ारा हैरान कर देने वाला होता है। हर तरफ तारों का जाल फैला हुआ है, मशीनें चल रही हैं और बीच में एक छोटा सा बच्चा बैठा है जो लगातार स्क्रीन पर नजर गड़ाई कोडिंग कर रहा है। यही वो बच्चा है जो इस खतरनाक आई को बना रहा है। लेकिन इंग्रिड उस कमरे में नहीं जा पाती क्योंकि वहां हर तरफ इंटरनेट सिग्नल्स भरे हुए होते हैं जो उसकी हालत खराब कर सकते हैं। इसलिए स्यूसेन और ओमिड्यू ही अंदर जाते हैं। वे बच्चे को आवाज देते हैं, उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह जैसे उनकी मौजूदगी को महसूस ही नहीं करता। आखिरकार वे उसके पास पहुंचते हैं। तभी अचानक वह बच्चा ओमिड्यू की तरफ देखता है और जोर से चीखने लगता है। उसी पल स्यूसेन की नज़र उसके गर्दन के पीछे लगे एक बारकोड पर पड़ती है और उसे सच्चाई समझ आ जाती है। वह बच्चा इंसान नहीं बल्कि एक क्लोन है। स्थिति को संभालने के लिए ओमिड्यू उसे तुरंत काबू में कर देता है और बेहोश कर देता है। लेकिन ये कदम एक नई मुसीबत को जन्म दे देता है। जैसे ही वह बच्चा बेहोश होता है, कमरे में मौजूद सभी रोबोट्स अचानक एक्टिव हो जाते हैं और अगले ही पल वे सभी उन पर हमला करने लगते हैं। अब हालात और भी खतरनाक हो जाते हैं। सिर्फ रोबोट ही नहीं बल्कि कमरे में फैली हुई तारें भी जिंदा होकर उन पर हमला करने लगती हैं। ये देखकर सब घबरा जाते हैं और जल्दी से उस बच्चे को वापस उसकी जगह पर बैठा देते हैं। जैसे ही वह फिर से कोडिंग शुरू करता है, सारे रोबोट और मशीनें दोबारा शांत हो जाती हैं। इस मौके का फायदा उठाते हुए स्यूसेन अपने क्लोन बेटे डेरिन को कॉल करती है और उससे सिस्टम का पासवर्ड पूछती है। जैसे ही वे पासवर्ड डालते हैं, यूएसबी लगाने के लिए पोर्ट खुल जाता है। अब बस एक कदम दूर हैं वे अपनी मंजिल से, लेकिन तभी हालात पलट जाते हैं। अचानक सारे वायु उस बच्चे को घेर लेते हैं और कमरे के अंदर एक भयंकर बवंडर जैसा माहौल बन जाता है। तारें स्यूसेन और ओमिड्यू को जोर से दूर फेंक देती हैं। इसी अफरा तफरी में ओमिड्यू के हाथ से चाकू गिर जाता है और एक रोबोट उस पर हमला कर देता है। ये सब इंग्रिड देख रही होती है। अब वह अपनी कमजोरी वाईफाई एलर्जी को नज़रअंदाज करके हिम्मत जुटाती है और उस कमरे के अंदर पहुंच जाती है। वह यूएसबी को सिस्टम में लगाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वह बच्चा उसे एक अलग ही दुनिया में खींच लेता है, एक वर्चुअल डायमेंशन में। वह उसे समझाने लगता है कि जो दुनिया वह बना रहा है वह असली दुनिया से कहीं बेहतर है, जहां दर्द नहीं, खोना नहीं, बस एक परफेक्ट जिंदगी है। फिर वह एक और चौंकाने वाला सच बताता है, इंग्रिड प्रेग्नेंट है और ओमिड्यू उसी का बेटा है। ये सुनकर इंग्रिड के होश उड़ जाते हैं। वह उसे उसकी यादें दिखाने की कोशिश करता है, उसे यकीन दिलाना चाहता है कि यह नई दुनिया ही सही है। लेकिन इंग्रिड इस बार भावनाओं में नहीं बहती। सच जानने के बावजूद वह हिम्मत दिखाती है और सही फैसला लेती है। वह यूएसबी सिस्टम में लगा देती है। अगले ही पल सब कुछ बदल जाता है। वह खुद को वापस असली दुनिया में पाती है, ओमिड्यू के साथ, और चारों तरफ सब कुछ सामान्य दिखाई देने लगता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इंग्रिड अपने बेटे से माफी मांगती है, लेकिन ओमिड्यू कहता है अभी सब खत्म नहीं हुआ, और तभी वह रिसेट बटन दबा देता है और अचानक गायब हो जाता है। उसके जाते ही टिम वहां आ जाता है और इंग्रिड से माफी मांगता है। सब कुछ ठीक होता हुआ लगता है, लेकिन इंग्रिड के दिल में एक अजीब सी बेचैनी बनी रहती है। उसे एहसास होता है ये सब कुछ ज्यादा ही परफेक्ट है, जैसे किसी गेम का लेवल हो। तभी उसकी नज़र दूर खड़े एक क्लोन बच्चे पर पड़ती है, जो उसे देखकर हल्की सी मुस्कान देता है, और उसी पल उसे समझ आ जाता है खतरा अभी खत्म नहीं हुआ, आई अब भी कंट्रोल में है। लेकिन इससे पहले कि वह किसी को सच बता पाती, एम्बुलेंस आ जाती है और उसे वहां से ले जाया जाता है। धीरे धीरे फिर से लोग अपने फोन में खोने लगते हैं और एक बार फिर वही चक्र शुरू हो जाता है। कुछ समय बाद इंग्रिड फिर उसी रेस्टोरेंट में बैठी होती है, और ठीक वैसे ही जैसे पहले हुआ था, ओमिड्यू एक बार फिर वहां आता है। लेकिन इस बार एक बदलाव है। इस बार वह इंग्रिड को अपनी टीम में शामिल कर लेता है, और वे दोनों मिलकर एक बार फिर उसी मिशन की शुरुआत करते हैं, दुनिया को बचाने के लिए। असल में ओमिड्यू पहले से जानता था कि इंग्रिड उसकी मां है, और शायद इसी वजह से वह उसे हर बार इस खतरे से दूर रखना चाहता था।
ये कहानी हमें एक गहरी सीख देती है, अगर इंसान पूरी तरह टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया पर निर्भर हो जाए तो एक दिन उसका कंट्रोल उसके अपने हाथों में नहीं रहेगा, बल्कि किसी और के या शायद आई के हाथों में चला जाएगा। अगर आपने इस पूरी कहानी को आखिर तक देखा है तो दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सपोर्ट ही मुझे ऐसी और इंटरेस्टिंग मूवी एक्सप्लेनेशन लाने के लिए मोटिवेट करता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही रोमांचक कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली दिलचस्प कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।